The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. What is an urban center? तो अर्बन सेंटर की जो सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो वाइडली यूज होती है वो सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंसस जिस डेफिनेशन को यूज करता है उसी डेफिनेशन को हम यूज करते हैं। और सेंसस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा क्या है क्राइटेरिया कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। ठीक है जी, मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से जो 75% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक, वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली होनी चाहिए, यानी कि या तो वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या सर्विस करते हो या खुद का कोई बिजनेस करते हो, एग्रीकल्चर में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इससे हम दूसरी चीज ये भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि केवल 25% ऑफ पॉपुलेशन शुड बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तीसरा क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी 400 स्क्वायर पर किलोमीटर होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यह है कि पीपल लिविंग in an area in square kilometer। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 स्क्वायर पर किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5000। किसी भी एरिया को अगर हमें अर्बन एरिया मानना है तो ये तीन क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होने चाहिए। मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होनी चाहिए, 25% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। और जरूरी नहीं है कि 75% नॉन एग्रीकल्चर में, ये 80 भी हो सकता है। दिस इज मिनिमम, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है ये, मिनिमम। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी 400 स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब यूएन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, यूनाइटेड नेशन का क्लासिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशन ने क्लासिफिकेशन दिया है कि अर्बन एरियाज को वो 3 कैटेगरीज में डिमार्केट करते हैं, यानी कि 3 तरीके के अर्बन एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ठीक, सबसे पहला जो अर्बन एरिया उन्होंने बोला दैट इज मेट्रो। और मेट्रो किसे हम बोलते हैं? मिलियन प्लस सिटी, यानी कि एक सिटी जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है उसको मेट्रो बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? ऐसा क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा था। सिटी किसको बोलते हैं? जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन हो। ठीक, और उसके अलावा टाउन किसको बोलते हैं? टाउन में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए बेटा? टाउन में लेस देन 1 लाख। ठीक है, ये यूएन का क्लासिफिकेशन है अर्बन एरियाज का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो यूएन ने बोला कि ये जो टाउन है ये लेस देन 1 लाख होना चाहिए, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज को लगा कि इंडिया में तो ऐसे बहुत से टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो इंडिया ने इसको मॉडिफाई किया यूएन के सिस्टम को। तो इसमें क्या लेकर आए वो? क्लासेस ऑफ टाउन यूज्ड बाय सेंसस।
ठीक, क्लासेस ऑफ टाउन्स को लेकर आए जो कि सेंसस में यूज होती हैं। अब देखिए क्लासेस और पॉपुलेशन, ये बिल्कुल फैक्चुअल है, कुछ भी समझने वाला नहीं है। ठीक, फर्स्ट क्लास टाउन जो हुआ उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी? 1 लाख से ज्यादा। ठीक, सेकंड क्लास टाउन में कितनी पॉपुलेशन होगी? सेकंड क्लास टाउन में पॉपुलेशन जो होगी वो उसकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी होगी? 50,000 से 99,000, यानी कि 1 लाख से थोड़ी सी कम। थर्ड जो टाउन है उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी? थर्ड टाउन में कितनी पॉपुलेशन होगी? सेम 20,000 से 49,999, 50,000 से कम। फोर्थ टाउन में कितनी पॉपुलेशन होगी? फोर्थ टाउन में पॉपुलेशन होगी 10,000 से 19,999। फिफ्थ टाउन में कितनी पॉपुलेशन होगी? फिफ्थ टाउन में पॉपुलेशन होगी 5,000 से 9,999, यानी कि 10,000 से कम पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में सिक्स टाउन में कितनी पॉपुलेशन होगी? सिक्स टाउन में पॉपुलेशन होगी बिलो 5,000। ठीक है, यूएन ने कहा था कि मिलियन मेट्रो हम बोलेंगे जो कि मिलियन प्लस सिटी हो जाएगी, सिटी जिसमें 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, टाउन जिसमें 1 लाख से कम पॉपुलेशन। लेकिन इसको जो यूएन का कॉन्सेप्ट था, इस यूएन के कॉन्सेप्ट को इंडिया ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। और जो सेंसस है, ठीक है, जो सेंसस है उसमें हम कौन सी क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं कि हम फर्स्ट क्लास टाउन किसको बोलेंगे? हम फर्स्ट क्लास टाउन बोलेंगे जिसमें 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक, 1 लाख से ज्यादा, अबव 1 लाख पॉपुलेशन हो। सेकेंड क्लास जिसमें 50,000 से ज्यादा हो, 1 लाख से कम। थर्ड 20,000 से ज्यादा, 50,000 से कम। फोर्थ क्लास टाउन 10,000 से ज्यादा, 20,000 से कम। फिफ्थ क्लास टाउन 5,000 से ज्यादा, 10,000 से कम। सिक्स क्लास टाउन 5,000 से कम पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमको देखना है रीजन फॉर अर्बनाइजेशन। सेम रीजन है माइग्रेशन वाले, लेकिन क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, तो अब हम फिर से इसको पढ़ते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रीजंस फॉर अर्बनाइजेशन। व्हाट आर द रीजंस फॉर अर्बनाइजेशन? सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल कोज, पॉलिटिकल रीजन। देखिए, रीजन, कोजेस, फैक्टर्स, सब यही है। ठीक है, आपसे रीजन पूछा जाए, आपसे फैक्टर्स पूछा जाए, आपका कॉजेस पूछा जाए, सब में यही जवाब देना है कि किस वजह से अर्बनाइजेशन होता है। तो पॉलिटिकल कोज है। सबसे पहले अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ठीक है, कहीं भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट है या इनस्टेबिलिटी है किसी भी एरिया में, जैसे कि अभी आप देखिए मणिपुर में क्लैश हुआ है अभी, ठीक है, बहुत जबरदस्त वायलेंस देखने के लिए मिला। तो वहां पे क्या है, वहां पे एक तरीके से आप कह सकते हैं अनरेस्ट है। तो लोग ऐसे एरिया को मूव करके बाहर आना चाहते हैं। इनफैक्ट जो दूसरे स्टेट है उन्होंने बोला भी है, आसाम है, मेघालय है, ठीक, मिजोरम है, उन्होंने बोला भी है कि जो लोग हैं वो हमारे स्टेट में आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो जब भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो फैमिलीज जो हैं वो अपना घर छोड़ के जाती हैं। फैमिलीज को फोर्स किया जाता है कि आप अपना जो फार्मिंग विलेज है उसको छोड़ दीजिए। फार्मिंग विलेज को छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है। कई बार एथनिक क्लिंजिंग होती है, कई बार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार
और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कास्ट वायलेंस भी होते हैं। इंडिया में तो कास्ट का डायनामिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया में कास्ट वायलेंस भी देखने को मिलता है, और ऐसे कास्ट वायलेंस हमको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त आपको वो जगह बिल्कुल छोड़नी पड़ जाती है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। तो फिर माइग्रेट करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, अपॉर्चुनिटीज। तो जनरली जो ऐसे लोग माइग्रेट करते हैं बेटा, वो माइग्रेट कहाँ पे करते हैं? अर्बन एरियाज में करते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि अर्बन एरियाज में हर तरीके के इंसान के पास काम है, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो। तो कहाँ माइग्रेट करते हैं? अर्बन एरियाज में। ठीक है, इसी तरीके से जब वो आते हैं, इतना ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर पाते, तो स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। कहाँ पे? आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। जितने भी सिटीज हैं उनके बाहर में क्या हो जाता है? स्लम्स डेवलप हो जाता है। ठीक, खैर तो बाद में देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। ये हो गया पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, दूसरा हो गया इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिकल रीजन। इकोनॉमिकल ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं? मैंने आपको जब माइग्रेशन पढ़ाया था तब भी बताया था, और आज फिर से बता रही हूँ कि माइग्रेशन या अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिकल रीजन ही होता है। ठीक है, या तो आप उस इंसान को वो जगह छोड़ने के लिए फोर्स करेंगे, या फिर कोई ना कोई इकोनॉमिक रीजन होगा, तभी अर्बनाइजेशन होता है। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो इतना ग्रो नहीं कर रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान आया, या और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लान आए। जब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लान आए तो हमको पता चला कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर पे सेक्टर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, तो सिटीज जो है वो ग्रो होती चली गई। एक इंसान अगर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ गया और उसको अच्छी जॉब मिल गई, तो फिर वो अपने साथ में अगली बार 4 लोगों को और लेके आता है। वो कोशिश करता है कि उसके भाई बहन कजन सब शहर में सेटल हो जाए। ठीक, इसके बाद में दूसरा रीजन ये है कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा है। रूरल एरियाज में पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज और जो कॉरपोरेट्स हैं वो फार्म खोल रहे हैं अपना। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना फार्म जो अपने रूरल एरियाज में जाके लगा रहे हैं, कॉमर्शियल फार्म्स हैं, स्मॉल फार्म्स हैं। अब प्लांटेशन का अगर आप देखेंगे, आसाम में जाएंगे तो जैसे टाटा टी, ठीक है, तो टाटा के बहुत बड़े बड़े बागान है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन है। तो टाटा ने क्या किया हुआ है, उन प्लांटेशन को खरीदा हुआ है, या उनकी जो ओनरशिप है वो किसके पास में? टाटा के पास में ओनरशिप है। तो जब आपको वहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन हो गया, कॉमर्शियल सेक्टर आके आपका फार्म प्रोड्यूस खरीदने लगा या बाकी सब चीजें खरीदने लगा, तो उससे क्या दिक्कत होती है कि आपकी जो पॉवर्टी है वो इंटैक्ट रहती है। जो गांव का एक गरीब किसान था, जो गांव का एक क्या कहते हैं, वही जो गांव में रहने वाला इंसान था, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला ना। उसकी तो कंडीशन आज भी वैसी है जैसे 4 साल पहले थी। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो टाइम के साथ कम होती जा रही हैं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का हो रहा है। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो खाने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए तो आप कर नहीं रहे हो। तो ये सारी जो वो हैं कि रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। अब बात होती है कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन आप जाके देखिए रूरल में कितनी इंडस्ट्रीज है। बिहार के इंटीरियर में जाके देखिए कितनी इंडस्ट्रीज है, यूपी के इंटीरियर में जाके आप देखिए कितनी इंडस्ट्रीज है। अगर इंडस्ट्रीज हैं भी तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, किसी की फसल हुई, गन्ने की फसल हुई, गन्ने से उसने गुड़ बना लिया, कितना कमा लोगे तुम गन्ने से गुड़ बना के? ठीक है, और फिर गुड़ से तुम चीनी भी बना रहे हो, या गन्ने से अगर तुम चीनी बना रहे हो तो बेटा फिर वो बहुत महंगा हैवी एक्सपेंडिचर है। वो 1 या 2 ही होती है, 1 या 2 लोगों के पास होती है। तो इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, कॉमर्शलाइजेशन हुआ है। तीसरा रीजन जो है वो है एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन कैसे कि जो यूनिवर्सिटी है, जो टेक्निकल कॉलेजेस है, वो मैक्सिमम कहाँ होते हैं? वो शहरों में होते हैं। तो किसान का बेटा है, कई बार आपने देखा होगा किसान का बेटा गांव में से पढ़ने के लिए आया, बीटेक करने के लिए आया, एमबीबीएस करने के लिए आए। तो जो ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो अर्बन सेंटर में है। एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेज है, वो सारे कॉलेजेस कहाँ हैं?
अर्बन सेंटर्स में है, तो वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आए। फिर उसके बाद में जो ट्रेनिंग के हैं वो भी डेवलप्ड एरियाज में है। तो समटाइम्स व्हेन दे गेट द प्लेसमेंट दे डोंट वांट टू गो बैक। अगर एक बच्चा बीटेक करने के लिए गांव से निकल के शहर में आ गया, या दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसी कॉलेज से उसने बीटेक कर ली, दैट पर्सन डजंट वांट टू गो बैक। वो वहीं पे रह के आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है, वहीं पे रह के अपनी पढ़ाई करता है, वहीं पे अपना एक उसको जॉब चाहिए तो वो जॉब करता है, उसको पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई करता है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। तो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए अर्बनाइजेशन बढ़ता है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन में है कि जो नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज, नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज। अब आप वापस उस कहानी पे जाइए जहां पे हमने एक फार्मर से शुरू की थी कि एक फार्मर के 3 बेटे थे, 3 बेटे में से 2 बेटे जो थे उसके वो शहर आ गए। ठीक, 2 बेटे जब शहर आ गए तो ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए हैं ना। अब इन 2 बेटों में से इसके लिए से फिर से 2 बच्चे हुए, फिर से इसके 2 बच्चे हुए, फिर से इसके 2 बच्चे हुए। तो गांव से कितने लोग आए थे? गांव से 2 लोग आए थे। ओवर द टाइम कितने बच्चे अब शहर में रह रहे हैं? 4 बच्चे शहर में रह रहे हैं। अब ये बच्चे बड़े होंगे, एजुकेशन लेंगे, फिर इनकी शादी की जाएगी, फिर इसके 2 बच्चे, फिर इसके 2 बच्चे, फिर इसके 2 बच्चे, फिर इसके 2 बच्चे। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लोग आए थे। अल्टीमेटली कितने बच्चे? 8 लोग। पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है ना, तो 3 जनरेशन में कितने लोग हो गए? 8। तो नेचुरल भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा अर्बनाइजेशन का। अब कोई इंसान अर्बन एरिया में जाके सेटल होगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपने बच्चे नहीं करेगा या अपनी फैमिली नहीं बनाएगा, अपने बच्चे भी करेगा, उसको अपनी फैमिली भी चाहिए होगी, सब चाहिए होगा। तो एक नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो होता है। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज वो किस लिए है? क्योंकि मेडिकल केयर बहुत ज्यादा है, इम्यूनाइजेशन बहुत ज्यादा है। कई बार तो क्या होता है कि लोग गाँव से शहर में आते हैं, गाँव से शहर में आने के बाद में दे आर लाइक कि उनको तो इतना पता ही नहीं होता है। तो गांव में उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने 4-4 बच्चे पैदा किए, फिर वो शहर में आके 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन गांव में अगर आप 8 बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसमें से 5-6 सर्वाइव करते थे। शहर में अगर आपने 4 बच्चे पैदा किए तो चारों के चारों सर्वाइव कर गए। तो बेटर मेडिकल केयर मिली, बेटर आपको वैक्सीनेशन मिला, बेटर आपके टाइम से टीके लगे, इम्यूनाइजेशन हुआ, सैनिटाइजेशन मिला, ज्यादा एजुकेशन मिली, आपको ज्यादा नॉलेज मिली कि बच्चों को कैसे पालना है, किन किन चीजों से बच्चों को नुकसान होता है, वो सब आपको पता चला टाइम के साथ। तो आपका डेथ रेट कम हो गया आपके बच्चों का, तो नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई ना। तो ये मैं किसी एक घर के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी एक फैमिली के लिए नहीं कह रही हूँ। कल को ये होगा ना कि एक बच्चा एक फैमिली, नहीं, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि बच्चा जो पैदा होते गाँव में मर रहा था वो शहर में नहीं मर रहा है, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो हो रही है। 5वां अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये आप कैसी बात कर रहे हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से कैसे अर्बनाइजेशन हो सकता है? आप हमें बताइए कैसे हो सकता है। और मैं कहूंगी कि बेटा क्यों नहीं हो सकता है, मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता। देखो, फार्मिंग फैमिलीज अर्बन एरियाज में रह रही हैं। मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल फार्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रही है, कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई है ना। फार्मिंग को भी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। अब आप एक कंडीशन लगाइए, एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक कॉमर्शियल फार्म है जिसको किसी कंपनी ने खरीदा हुआ है। ठीक, लेट्स से कोई भी एक कंपनी है जो टोमेटो केचप बनाती है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आई डोंट नो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी या नहीं जाएगी, तो मैं नाम नहीं लूंगी। ठीक है, टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनी है और उसने एक फार्म खरीदा हुआ है जिसमें वो टोमेटो को उगाती है। ठीक, अब उसी के साथ में एक फार्मर है जिसके पास केवल इतना छोटा सा फार्म है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक फार्मर है ये कभी इसके साथ कॉम्पीट कर सकता है किसी भी चीज में? चाहे वो रिसोर्सेस हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, किसी भी चीज में कंपेयर कर सकता है? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, लेट्स से ये है, तो यहाँ पे इन्होंने इरिगेशन किया। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटर पंप लगाए,
और बेटर पंप लगाने के बाद में तो जो ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड वाटर था, वो नीचे चला गया। ग्राउंड वाटर जब नीचे चला गया तो अब इसके पास तो बचा ही नहीं ना, क्योंकि इसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो बेटर पंप लगा सके। इसके पास तो एक मिनिमम पंप खरीदने के पैसे थे, जो टुल्लू पंप होता है वो खरीदने के पैसे थे। टुल्लू पंप खरीदना था इसको। टुल्लू पंप भी इसने सरकार की सब्सिडी में खरीदा था। जो बंदा सरकार की सब्सिडी में टुल्लू पंप खरीद रहा है वो कॉमर्शियल इरिगेशन फैसिलिटीज को तो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता है। उसके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। ही कैन नॉट डू दैट। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसकी फर्टिलिटी या सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। सोइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। अब यहाँ पे सोइल की फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी नहीं है, फसल नहीं हो रही है, डिग्रेड हो गया है हमारा, तो क्या करेगा? शहर की तरफ इंसान जाएगा कि कम से कम कमाने के लिए तो कुछ मिले। ठीक है। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन में क्या हो गया कि आपने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। ये बहुत ज्यादा होता है ट्राइब्स के केस में। जो ट्राइब्स होती हैं, आप जानते हैं कि जो हमारे जंगल हैं उनमें कुछ ट्राइबल एरियाज रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, और जो जंगल से वो छोटा छोटा उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना। इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे वो डिपेंड करते हैं। ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिस पे वो डिपेंड करते हैं, इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं। ठीक, उन्होंने सेल आउट किया डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। लेकिन जब वो फसल ही कट गई तो वो ट्राइब अब कहाँ जाएगी? क्या करेगी? तो उसके पास केवल वही ऑप्शन बचता है ना कि वो शहरों की तरफ चले। इसके बाद में माइनिंग में आप देखते हैं कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो माइनिंग के बाद में क्या होता है? आसपास का जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो फार्मर के पास क्या ऑप्शन होता है? फार्मर को ये लगता है कि मेरे लिए तो बेटर यही है कि मैं मूव कर जाऊं यहाँ से, और फार्मर मूव कर जाता है। फार्मर मूव्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्या कॉजेज है? सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में क्या है वो भी अब हम देखते हैं। ठीक है, सोशल कॉजेज में क्या है कि जो हर कोई टीवी देखता है, गांव दूर दूर तक गांव में टीवी है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस। हर किसी को अपने लिए अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, हर किसी को क्लब जाना है, हर किसी को एक नाइट लाइफ जीनी है। तो रूरल एरियाज में भी ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और जो सोशल बेनिफिट्स उनको लगता है कि हम शहर में जाएंगे तो हमको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, हमको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, हमको अदर हाउसिंग मिलेगा, सैनिटाइजेशन मिलेगा। ये जितने भी उनको अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीजें, पुश एंड पुल फैक्टर, तो ये सारी चीजें उनको पुल करती हैं कि आप आइए हमारे पास आके काम कीजिए। ठीक, तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है? अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। अर्बनाइजेशन के कॉजेस पढ़े हमने, और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के इफेक्ट क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।